क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, आपके बिजनेस स्टडीज के हम चैप्टर 7 तक पहुंच गए हैं। 1 से शुरू हुए थे और देखो कितनी लंबी जर्नी करते हुए 7 तक आ गए हैं। कितने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया है और उसकी नैतिकता क्या है, उसकी नई मेथड्स क्या है, सब कुछ के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। और आपने डिसाइड कर लिया कि आप एक बिजनेसमैन बनोगे ही बनोगे और आप अपनी कंपनी स्टार्ट करोगे। गुड फॉर यू, कंग्रेचुलेशंस, वेल डन। पर एक चीज याद रखना, हिंदी मूवीज में आप देखोगे किसी ने कहा मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, अगले दिन वो करोड़पति बन गया। ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसे करने जाओगे तो बहुत ही मुश्किल में फंसने वाले हो। तो आप अगर नहीं करना चाहते, अच्छी तरह बिजनेस करना चाहते हो, तो ये वीडियो को मन लगा के देखो। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? 3 चीजें देखेंगे। इसको देख लो आप। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आएगा कि एक व्यवसाय जब हम शुरू करते हैं तो इसकी रजिस्ट्रेशन, इसकी इनकॉर्पोरेशन, इसका समामेलन करने का ज़रूरत क्या है? क्यों ना हम बस स्टार्ट हो गए, क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं आपको कारण बताती हूँ। बिजनेस में हम डील्स करते हैं कि हम आपसे ऐसा सौदा करेंगे, वैसा काम करेंगे, डील्स होती हैं। अगर किसी कारण से डील खराब हो गई, फिर हम कोर्ट में जाते हैं कि उसने हमारी बात नहीं मानी, हमें कॉम्पेंसेशन चाहिए, जुर्माना चाहिए, दूसरे पार्टी भी जाते हैं। तो कोर्ट सबसे पहले हमसे पूछेगी कि आपका जो बिजनेस है इसका इनकॉर्पोरेशन, इसका समामेलन का सर्टिफिकेट दिखाओ। कब हुआ था ये आप बोलोगे सर्टिफिकेशन तो मैंने किया नहीं, मैंने तो इनकॉर्पोरेट नहीं किया, पर मैं 5 साल से बिजनेस कर रहा हूं। कोर्ट बोलेगी बिल्कुल गलत काम कर रहे हो, गैर कानूनी काम कर रहे हो, और ये जो आप लीगल सूट लेके आए हो कि उसके अगेंस्ट में केस करना है, नल एंड वॉइड, क्योंकि आपके डील की कोई महत्व ही नहीं है। जब तक आपके पास इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट नहीं है, आपकी कंपनी कानून के नजर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यू डोंट एग्जिस्ट। इसीलिए इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेना इतना इंपॉर्टेंट है। और ये एक ना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इस प्रोसेस को मैं आपको अभी बताती हूँ। तो कई बार देखा गया है कि जो सिंगल पर्सन है वो इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से ना घबरा जाता है, कैसे बिजनेस स्टार्ट करूँगा। इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 में सिंगल पर्सन के लिए भी कुछ प्रोसेस दी गई हैं जो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। तो बड़ा वाला प्रोसेस देख लेते हैं, फिर सिंपल प्रोसेस को समझ जाएंगे आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये देखो 1, 2 एंड 3। पहले से स्टार्ट करते हैं। प्रमोट करना, कंपनी को प्रमोट करना। 4-5 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया, आपके 4-5 मित्रों ने आपने डिसाइड किया कि आप कंपनी को स्टार्ट करोगे। तो आप होते हो प्रोमोटर। प्रोमोटर के पास होता है एक बिजनेस आइडिया। वो कहते हैं इस आइडिया को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इससे पूरा एक बिजनेस बनाएंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे या सेवाएं देंगे, और इससे हम बेनिफिट कमाएंगे, इससे हम मुनाफा, प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये तो आपके पास एक आइडिया है। अब आइडिया की एक फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ेगी। फिजिबिलिटी स्टडी मतलब ये आइडिया तो है, पर लेकिन ये चलेगी भी या नहीं चलेगी। तो फिजिबिलिटी कई तरीके की होती है। एक तो होती है तकनीकी फिजिबिलिटी। इस आइडिया के लिए आपको किस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, वो है भी। कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, वो आसानी से मिल जाती है। इसके लिए और क्या क्या जानकारी ज़रूरत है, वो चीज़ें हमारे पास हैं। क्या मशीनरी ज़रूरत होगी, वो चीज़ हम कहाँ से लाएंगे। तो एक टेक्निकल फिजिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। नंबर 2 है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, कि ये सब करने के लिए एक वित्तीय संभाव्य, ये सब करने के लिए पैसों की भी तो ज़रूरत होगी। तो इतने फंड्स क्या हम जुटा पाएंगे, कहाँ से जुटाएंगे, ये भी एक फिजिबिलिटी स्टडी है। और नंबर 3 है आर्थिक संभाव्यता या इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। कंपनी तो आपने चला दी, प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करने लगे, पर मार्केट में कोई खरीदने वाला ही नहीं है। या तो आपका प्रोडक्ट ऐसा नया प्रोडक्ट है कि लोग इसको देखकर घबरा जाते हैं, या लोग कहते हैं इस प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो आपकी कंपनी में जो आपने इतना इन्वेस्ट किया सारा तो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन 3 फिजिबिलिटीज़ को एक बार फिर से देख लो। फिजिबिलिटी स्टडी हो गई, यू आर रेडी टू स्टार्ट योर कंपनी। कंपनी शुरुआत के लिए सबसे पहला आप क्या करोगे, कंपनी के लिए एक नाम सोचोगे। ये नाम हमें रजिस्ट्रार के पास देना होगा, रजिस्ट्रार से इस नाम के लिए अप्रूवल लेना है हमें। तो नाम आपने तो रख लिया, पर रजिस्ट्रार अगर कहते हैं अरे बिल्कुल इसी टाइप का नाम एक और कंपनी है, नहीं नहीं नहीं, ये नाम की हम अप्रूवल नहीं देंगे, क्योंकि कस्टमर परेशान हो जाएंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा। सपोज एक कंपनी है पेप्सिको और एक और कंपनी बन जाती है पेप्सिको। अंतर यह है, एक में पी है, एक में एफ है। तो इस पेप्सिको को तो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला, क्योंकि पेप्सिको एक जाना माना नाम है। और रजिस्ट्रार कहेंगे नहीं, इसके साथ
टू क्लोज, तो आपको देना है 3 नाम इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कि आपका सबसे चहीता नाम क्या है, सेकंड एंड थर्ड। तो कंपनी जिस नाम ठीक रहेगा उस पर उसको आपको अनुमोदन दे देगी, वो आपका नाम हो गया। नंबर 4, अब आप क्या करेंगे? अब आप करोगे कि आपको सिग्नेटरीज जुगाड़ करने हैं। जो आप एक इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक उद्देश्य पत्र बनाना है, और इस पत्र पर आपको सिग्नेचर्स चाहिए। अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है, तो आपको लगेंगे 7 लोग, और प्राइवेट कंपनी है तो आपको लगेंगे मिनिमम 2 लोगों का सिग्नेचर। तो आपको चाहिए इन लोगों का सिग्नेचर, इनसे एक लेटर, सबसे एक लेटर कि हम इस कंपनी के डायरेक्टर बनने को, सिग्नेटरी बनने को तैयार हैं। और इसको बनने के लिए उनको कुछ क्वालिफिकेशन शेयर्स, कुछ योग्यता अंश खरीदने पड़ते हैं कंपनी में। इतने शेयर्स उनके पास होना ही होना चाहिए। तो वो कहते हैं हम इतने शेयर खरीदने को तैयार हैं। तो ये जो लेटर्स होंगी इसको भी इकट्ठा करना है। चलो, अगला कदम क्या होगा? अब कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉय करना, जैसे मर्केंटाइल बैंकर्स, जैसे ऑडिटर्स। ये इनका काम है कि आपके लिए जो कागजात ज़रूरी हैं, इन कागजात को वो ठीक तरीके से तैयार करेंगे। आप कहोगे अपने कागजात तो मैं खुद ही बना दूंगा। नहीं, इसका एक लीगल प्रोसेस होता है जो ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अब हमारा अगला कदम क्या है? हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे, और डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट एक बार देख लो। चलो, इसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या उद्देश्य पत्र। इसमें हम लिखेंगे कि हमने ये कंपनी क्यों स्टार्ट किया, हम इस कंपनी में क्या क्या काम करना चाहते हैं। बहुत सोच समझ के ये लिखा जाता है, क्योंकि आप इसके बाहर काम नहीं कर सकते। एक बार इनकॉर्पोरेट हो गया, इसको अगर आपको चेंज करना है तो उसका बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको बनाना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बड़े सारे क्लॉजेज होती हैं, धाराएं होती हैं। इसको देखो, सबसे पहले होते हैं नेम क्लॉज, आपके कंपनी का नाम क्या है। सेकंड होगा एड्रेस क्लॉज, आप जिस स्टेट में ये काम करोगे एटलीस्ट उस स्टेट का नाम तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर एड्रेस दे सकते हो, पूरा पता दे सकते हो, बहुत बढ़िया। ना दे सकते हो, एटलीस्ट स्टेट और शहर इतना तो बताना ही पड़ेगा आपको। नंबर 3 है ऑब्जेक्ट्स क्लॉज, कि आप किस उद्देश्य से इस कंपनी को स्टार्ट कर रहे हो। तो बहुत केयरफुली ये उद्देश्य हम लिखेंगे। अगला हम देखेंगे दायित्व क्लॉज या लायबिलिटी क्लॉज। इसको आप समझो, जो शेयर होल्डर्स हैं ना, निदेशक है, सिग्नेटरीज हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, उनका दायित्व कैसे समझेंगे? सपोज आपको शेयर होल्डर बनने के लिए, सिग्नेटरी बनने के लिए 100 रुपीज़ का शेयर खरीदना है। आपने उसमें से 70 रुपीज़ ऑलरेडी दे दिया है, बचा 30 रुपीज़। ये 30 रुपीज़ आपकी लायबिलिटी है। एंड फाइनली कैपिटल क्लॉज या पूंजी का क्लॉज, कि आप इस कंपनी को चलाने के लिए कितना पूंजी इकट्ठा करेंगे। तो आप जितना अमाउंट इसमें बोलेंगे, इससे ज़्यादा पूंजी आप इकट्ठा नहीं कर सकते। तो इस पर भी बहुत दिमाग लगा के काम करना होगा। तो ये तो बन गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट बनेगा जिसको हम कहेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये क्या चीज़ है? ये है कि कंपनी का इंटरनल गवर्नेंस, जो अंदर कामकाज होंगे उसके क्या रूल्स होंगे। ये बनती है कंपनीज एक्ट 2013, उसमें कई सारी धाराएं दी गई हुई हैं और फॉर्म्स दी गई हुई हैं। ये देखो, ये फॉर्म्स, इन फॉर्म्स के अनुसार आपको ये रूल्स बनानी होंगी। तो ये इंटरनल गवर्नेंस के हैं आर्टिकल्स। और एक चीज़ याद रखना, आर्टिकल्स है मेमोरेंडम के अंदर, यानी कि मेमोरेंडम का स्कोप अगर इतना है, आर्टिकल्स को उसी स्कोप के अंदर रहना है, उससे बाहर आर्टिकल्स नहीं जा सकती। फिर एक और डॉक्यूमेंट जो है लेटर ऑफ इंटेंट। जितने सिग्नेटरीज हैं वो आपको लेटर देंगे कि हाँ भैया हम रेडी हैं इसको करने के लिए, ये अमाउंट भी हम पे करने को तैयार हैं। फिर आप देंगे अग्रीमेंट्स। जैसे आप एक मैनेजिंग डायरेक्टर रखोगे, आप मैनेजर्स रखोगे, फाइनेंस के लोग रखोगे, उनके साथ आपके अग्रीमेंट्स होंगी ना, तो ये अग्रीमेंट्स भी आप इसके साथ जमा करोगे। और फिर एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, एक वैधानिक घोषणा कि हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं। ये एक लीगल घोषणा करनी पड़ती है। और साथ साथ आपने जो फ़ी जमा किया है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसकी रसीद। फ़ी कितना देना पड़ेगा? डिपेंड्स ऑन आपकी कंपनी की साइज़ कितनी होगी, कितना कैपिटल आप ग्रो बनाना चाहते हो, उसके हिसाब से फ़ी चेंज होता है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जमा करोगे जिस स्टेट में आप हो, उस स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास। वो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से देखेंगे और फिर आपको एक स्टैंप देंगे, सर्टिफिकेट देंगे इनकॉर्पोरेशन का, और आपको वो अलॉट करेंगे CIN, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपके कंपनी का आइडेंटिटी है। और कंपनी के जितने डायरेक्टर्स हैं, वो जो सिग्नेटरीज थे ना मेमोरेंडम के, उन सबको मिलेगा DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर।
वो एक आवेदन देंगे और उनको मिलेगा। एक बार ये DIN मिल गया तो उस कंपनी के लिए आप फिर से आवेदन नहीं कर सकते। और अब हम लास्ट पार्ट पे आ गए हैं, पूंजी इकट्ठा करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट मनी कैसे काम होगा, कैपिटल कैसे करेंगे। कुछ प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, वो अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से अपना फंड लगाकर वो पूंजी इकट्ठा करते हैं। तो कई बार जब वो रिश्तेदार, दोस्त वगैरह से फंड इकट्ठा करते हैं तो वो एक स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास जमा करते हैं। और दूसरे कंपनी क्या करते हैं, वो पब्लिक से फंड इकट्ठा करते हैं। पब्लिक फंड इकट्ठा कैसे करेंगे कि वो एक इशू IPO कर देंगे, कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें वो अपने कंपनी के शेयर्स, अपनी कंपनी के अंश बेचेंगे। तो इसके कई स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप्स है कि आप एक प्रोस्पेक्टस बनाएंगे। सेबी जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड है, इसके पास पूरे रूल्स बने हुए हैं कैसे प्रोस्पेक्टस बनता है। उसके मुताबिक आप प्रोस्पेक्टस बना के सेबी को आप सबमिट करेंगे। इस प्रोस्पेक्टस में आपके कंपनी के बारे में फुल डिस्क्लोजर रहेगा कि आपके उद्देश्य क्या हैं, आपकी फाइनेंसेस कैसी चल रही हैं, आप क्या काम कर रहे हो, आपके अगेंस्ट में कोई केस है नहीं है, क्या कर रहे हो, ये सारा ब्यौरा रहना पड़ेगा। सेबी इसको देख के कहेगी हाँ आप कर सकते हो, या सभी कहेगी नहीं कर सकते हो, आपके अगेंस्ट में इतने सारे केसेस हैं, अब आप पब्लिक को बुद्धू बनाने निकले हो, बिल्कुल नहीं। तो सेबी से सबसे पहले थप्पा लेना पड़ता है। सेबी ने यस कर दिया, अब आप इस प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल कर दीजिए। अब फटाफट जल्दी जल्दी आपको अपॉइंट करने हैं बैंकर्स। बैंकर क्या करेंगे, जब पब्लिक शेयर खरीदेगी, पब्लिक पैसे देगी ना, तो ये पैसे बैंक में इकट्ठा होगा और बैंकर का काम है इस पैसे को संभाल के रखे। जब तक कि ना शेयर अलॉट हो तब तक ये पैसे वो कंपनी को नहीं देगी, वो संभाल के रखेगी। तो बैंकर्स, और ज़रूरत है ब्रोकर्स। ब्रोकर्स का काम है कि वो जो प्रोस्पेक्टस बनता है और जो फॉर्म्स, एप्लीकेशन फॉर्म्स होती हैं, उसको वो पब्लिक के पास ले जाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि इस कंपनी में शेयर खरीदो। और नंबर 3 अंडर राइटर या अभिगोपनकर्ता। इनका क्या काम है, सपोज आप 10,000 शेयर का आप इशू बना रहे हो। अभिगोपनकर्ता कहता है कि किसी कारण से अगर आपने केवल 7,000 शेयर आपके लोगों ने लिया, 3,000 नहीं गए, तो वो 3,000 हम खरीद लेंगे। दैट इज अंडर राइटिंग। तो इन तीनों को अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी है। इनका अपॉइंटमेंट हो गया, अब आपको बहुत क्लियरली ये भी लिखना है कि आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना ले रहे हो, कि इतना सब्सक्रिप्शन तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसके बगैर कई बार होता था लोग ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं लिखते थे और वो जितना मिला मार्केट से वो पैसे लेके धंधा शुरू करते थे। वो एनफ होता नहीं था, फिर वो धंधा बीच में ही डूब जाता था और जो शेयर होल्डर्स थे उनके पैसे गायब हो जाते थे। इसलिए सेबी ने कह दिया है कि आपको मिनिमम 90% आपका मिनिमम, जो अगर 10,000 है आपका शेयर इशू दे रहे हो तो 9,000 शेयर आपके मिनिमम जाने ही चाहिए। तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी एक हो गया। चलो, आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ कर दिया, टीवी वगैरह हर मीडिया में एडवर्टाइज़ कर दिया और लोग आपके शेयर खरीद रहे हैं। आपने कहा 15 दिन के लिए मेरा इशू खुला है, 15 दिन के अंदर आपको खरीदना है। बहुत अच्छी बात है। 15 दिन ख़त्म होते ही आपको इमीडिएटली जाकर किसी एक स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी फाइलिंग करनी है कि हमने ये किया है, लोगों ने हमारा शेयर खरीदा है, अब लोग बेचेंगे, खरीदेंगे, ट्रेडिंग करेंगे हमारे शेयर का, तो हमारी कंपनी का नाम आपके स्टॉक एक्सचेंज पे आप रजिस्टर कर लीजिए। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका पूरा इशू नल एंड वॉइड। एप्लीकेशन ख़त्म होने के 8 दिन के अंदर आपको ये अप्रूवल लेना है, आपको ये रजिस्ट्रेशन करवाना है ही है। 8 दिन के अंदर आपने अगर नहीं लिया तो इशू तो नल एंड वॉइड हो ही गया और जितने लोगों ने शेयर खरीदने के लिए पैसे दिए थे सबके पैसे लौटा दो। चलो, आप पे ये नौबत क्यों है, आप तो कर ही लोगे, आप तो रजिस्ट्रेशन भी कर लोगे स्टॉक एक्सचेंज पे। अब क्या करोगे आप? अब देखोगे कि कितने लोगों ने हमारे शेयर के लिए अप्लाई किया है। अगर आपका ओवर सब्सक्राइब हो गया, आप 10,000 शेयर लेके चले थे, 12,000 शेयर हो गए, लोगों ने 12,000 शेयर के पैसे भेज दिए, तो 2,000 शेयर के पैसे आपको वापस करना है। और जिसको आप जो 10,000 शेयर जिनको आप दे रहे हो उनका एक पूरा लिस्ट बनाओगे, उनका आधार, उनका पैन, उनका एड्रेस वगैरह वगैरह, ये सारा बनाकर आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जमा करना है, क्योंकि ये लोग आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, अंशधारक हैं। इसलिए रजिस्ट्रार को जानना ज़रूरी है कि आपके शेयर होल्डर्स कौन हैं। तो आपकी कंपनी तो चल पड़ी, ये प्रोसेस आपने फॉलो किया बिल्कुल लीगल तरीके से, आपकी कंपनी चल पड़ी। आई विश यू ऑल सक्सेस, ऑल गुड विशेस। और ये जो हमारा समरी है इसको आप एक मन लगा के देख लो। अगर आपको कंपनी स्टार्ट करना है तो ज़रूर 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 हमारा ये वीडियो देख लेना, ताकि आपका एक भी स्टेप छूट ना जाए। आप हमारे साथ सारे सोशल मीडिया पे जुड़ गए हो ना, क्योंकि हम उस पर रोज़ मोटिवेशनल पोस्ट डालते हैं। आपको अच्छा लगा, हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
क से कोशिश।